हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विकेश कुमार तिवारी और आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपके साथ टेंस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। टेंस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के तीन प्रकार होते हैं और इन तीनों के चार चार प्रकार, थ्री काइंड्स एंड फोर सब काइंड्स इच। तो इन तीनों टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन टेंस और इन तीनों के चार चार प्रकार इंक्लूडिंग ऑल देयर आर 12 टेंस। ओके, तो आज के हम इस नई वीडियो में, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू टेंस, ये टेंस का पहला वीडियो है। तो हम पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर ऑल, इट इज़ द टॉपिक ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आज का अपना टॉपिक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इट हैज़ टू नेम्स। अब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक्चुअली वी आर इंडियंस एंड ऑल द इंडियंस आर ट्रांसलेटर्स। तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वाइल राइटिंग इंग्लिश, वी ऑलवेज यूज ट्रांसलेशन मेथड। हम हमेशा ट्रांसलेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। तो ट्रांसलेशन मेथड के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि इन द मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के जो ज़्यादातर टेंस होते हैं उनके अंत में लगा होता है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि। लेकिन ध्यान रखना है, हमने पहले ही बताया है कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो कि रिलेट कर रहे होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, उनमें लगा होता है। मैंने ये नहीं बताया कि सब में लगा होता है। फाइन, कुछ ऐसी सेंटेंसेस आएंगी जिनमें ये नहीं मिलेंगे। यदि हम ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा होता है। अब हम किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का बोध कराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 1 और 2 मिनट्स। तो यदि हमारे सेंटेंस में किसी का नेचर का बोध कराना हो, जस्ट पे अटेंशन हियर, किसी का नेचर मीन्स किसी का स्वभाव। यदि हमें किसी के नेचर, किसी के स्वभाव का बोध कराना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, we use the rules of simple present tense or present indefinite tense to denote nature of anyone or anything। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का नेचर का बोध कराना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, दी स्कॉर्पियंस स्टिंग। अब देखिए, स्टिंग इज ए वर्ब जिसका मतलब होता है डंक मारना, डसना। तो जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं। आप चाहो तो हिंदी भी लिख सकते हो, बिच्छू डंक मारते हैं, बिच्छू डंक मारते हैं। अब जाहिर सी बात है, डंक मारना स्वभाव होता है बिच्छू का। तो स्वभाव को बोध कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब यदि हम बात करें, शुगर टेस्ट्स स्वीट, चीनी मीठी लगती है, चीनी का स्वभाव है मीठा होना, तो शुगर टेस्ट्स स्वीट, तो हम यहाँ पे स्वभाव का बोध कराते हैं। अब यदि हम बात करें किसी के हैबिट का, किसी का हैबिट, किसी की आदत, तो हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स को यूज करते हैं। जैसे हम कहें
द बेगर begs डोर टू डोर। भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है। अब ये बेगिंग का जो काम है, इट इज जस्ट एज अ हैबिट ऑफ द बेगर। ये बेगिंग का काम जो है वो बेगर के हैबिट जैसा बन गया है। मतलब एक ही काम जब हम बार बार करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड आवर हैबिट। हम कहें ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है, तो स्मोकिंग इज हिज हैबिट। तो ये हैबिट का बोध कराने के लिए भी हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर दिया। द बेगर बेग्स डोर टू डोर। क्लियर। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आपको नजर आएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। कुछ फ्यूचर इवेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इवेंट्स का, और अपना टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ी सी विवादास्पद हो सकती है, लेकिन जब हम किसी भी ग्रामर बुक को पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड दिस रूल, हमें ये रूल मिल जाएगा। कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जो ऑलरेडी प्लान्ड हैं। क्लियर। तो प्री प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स हम उनको कहें तो और बेहतर होगा। प्री प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स जो प्री प्लान्ड हैं और उनका घटित होना बिल्कुल ही निश्चित है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लेंगे। जैसे कि आप कहेंगे द PM कम्स टू माई सिटी नेक्स्ट संडे। द PM कम्स टू माई सिटी नेक्स्ट संडे। अब इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा प्रधानमंत्री अगले रविवार मेरे शहर आएंगे। प्रधानमंत्री अगले रविवार मेरे शहर आएंगे। अब देखिए, यहाँ देखिए, दिस इज फ्यूचर, लेकिन हमने लिखा कहाँ पे है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फ्यूचर का कोई भी एक्शन यदि प्री प्लान्ड है, उसका होना श्योर है, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज क्लियर। सो वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब एक कंडीशनल सेंटेंस आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होती हैं। कंडीशनल सेंटेंस हम हिंदी में कहते हैं शर्तसूचक वाक्य। इसमें दो क्लॉजेज होती हैं। ये सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं, इसलिए इनको इफ क्लॉज भी बोला जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लॉज फ्यूचर में होते हैं तो हमें किसी एक क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। आई एम रिपीटिंग, कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लॉज फ्यूचर टेंस में होते हैं तो हमें किसी एक टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। जैसे इफ यू गिव मी ब्लड आई विल give you freedom. Okay, pay attention here. If you give me blood, I will give you freedom. तो यदि आप मुझे खून देंगे तो मैं आपको आज़ादी दूंगा। I think said by our great leader सुभाष चंद्र बोस। तो if you give me blood, I will give you freedom. Both these sentences are there in future tense. दोनों ही फ्यूचर टेंस में है। यदि आप मुझे खून देंगे तब मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये दोनों ही फ्यूचर में है, लेकिन हमने क्या किया, एक को सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दिया। तो डियर ऑल, इट वॉज द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज था। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, हम लोग इस पर बात करते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, आपको आई एम गोइंग टू गिव यू अ चांस टू टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देने का चांस देता हूँ।
मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर 2 और 3 सेकेंड्स मैं हटता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और तब हम लोग फिर नेक्स्ट बात करेंगे इसके फ्रेम पर, इसके स्ट्रक्चर पर। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, दैट्स डन, योर स्क्रीनशॉट इज डन। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, हम कैसे इन सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे सेंटेंसेस के काइंड्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH टाइप ऑफ द क्वेश्चन सब पर डिस्कस करते हैं। यदि हमें अफर्मेटिव काइंड ऑफ द सेंटेंस को फ्रेम करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब का पहला रूप। दिस इज V1, V1 स्टैंड्स फॉर वर्ब का पहला रूप, और तब क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ लोग आपको ऐसा बताते हैं V1 या V5, दैट्स गुड, ये भी सही है। अब मैंने V1 लिखा और V5 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, V5 एक्चुअली V1 V2 V3 कुछ होता नहीं है, फाइन, ऐसा कुछ होता है, नॉन ग्रामेटिकल थिंग्स होती हैं। तो अब आपको ढंग से समझ में आए इसके लिए ऐसा एक सिंबल बना दिया गया, अदरवाइज ये V1 V2 V3 V4 V5 ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये ग्रामेटिकल थिंग नहीं है, आपको एक सिंबल दे दिया गया इस तरह के लिए। सो अब क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर हम वर्ब का पहला रूप लिख देंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे हमें यदि सेंटेंस फ्रेम करना हो, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ताहती है ते हैं, ताहू आ गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो आई हमने लिख दिया, फिर वर्ब लिखना है तो बोलना हमारा वर्ब है तो स्पीक लिख दिया, और फिर हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट लिखना है तो अंग्रेजी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने इंग्लिश लिख दिया, आई स्पीक इंग्लिश। क्लियर। लेकिन अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, मेरी माँ अंग्रेजी बोलती है, तो माई मदर स्पीक्स इंग्लिश। अब माई मदर जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो गया तो हमने स्पीक में एस लगा दिया, यही हमें ध्यान देना है। V1 और V5 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हमें यही यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा तो आप वहाँ पे स्पीक जो भी हमारा वर्ब होगा उसमें SES जोड़ दोगे। आप एक नोट में एक नोट्स ही लिख लो, यहाँ पे आप एक नोट्स लिख लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यानी वर्ब में S या ES जोड़कर लिखा जाता है। हमने नोट्स को फिर से रिपीट किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यानी वर्ब में S या ES जोड़कर लिखा जाता है। क्लियर। ओके, तो अफर्मेटिव में ध्यान रखना है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो SES जोड़ेंगे, नहीं होगा नहीं जोड़ेंगे। ओके, ये अफर्मेटिव था। सो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज। सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये भी डू है, ये भी डू है, ये भी डू है, ये भी डू है। डिफरेंस इज दैट कि इसमें ES लगा हुआ है, यानी कि जो SES हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे थे, अब नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में WH में हम वो SES यहीं पर जोड़ लेंगे। जब हम ES यहाँ पर लगा लिए तो फिर हमें वर्ब में SES लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये जो ट्रिक होगा वो केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव में ही आएगा। अफर्मेटिव में तो डू डज लगेगा नहीं, तो फिर हमें वर्ब में ही SES लगाना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक
इंग्लिश। मेरी माँ अंग्रेजी नहीं बोलती है। माई मदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्लियर? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, माई मदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज और बाकी जगह डू। आप यहाँ भी एक नोट्स लिख सकते हैं, आप एक नोट डाल लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज, बाकी सभी जगह डू का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज, बाकी सभी जगह डू का प्रयोग करते हैं। ओके, सो ये अपना नेगेटिव हो गया। अपना नेगेटिव में हमने डू डज का यूज बता दिया। एक चीज़ यहाँ पर ट्रिक हम लोगों को सीख लेना है। यदि हम डू नॉट अलग अलग लिख रहे हैं तो इसको हम डोंट ऐसे भी करके लिख सकते हैं, शॉर्ट करके। क्लियर? यदि हम डॉज नॉट लिख रहे हैं तो डॉज और नॉट को हम डजंट कर सकते हैं इन दिस वे। फाइन? जैसे कि आई डोंट स्पीक इंग्लिश, my mother doesn't speak English. In this way too we can write. Okay, so just take a screenshot. I'm going to rub it. Screenshot ले लीजिए। Okay, fine, that's good. हम लोग ऑलरेडी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव। अब हमारा जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा हमारे सेंटेंस का, उसको हम बात करेंगे। इंटरोगेटिव में यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चंस आर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड ओनली बाय सेइंग यस एंड नो। क्लियर? यस नो टाइप क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर केवल हाँ या ना बोल के दिया जा सकता है। ओके, सो अब यस नो टाइप क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। वेरी सिंपल वे इज हियर। वन थिंग दैट वी हैव ऑलवेज टू कीप इन आवर माइंड इज दैट हमें इसको ओमिट नहीं करना है। क्वेश्चन मार्क ही ये शो करेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। डू या डज वट एवर इज रिक्वायर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब देखिए, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? देखिए, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? हमने डू के साथ यू लगाया है। यदि हम कहें क्या कोई नाम हम रख लेते हैं, क्या वसीम अंग्रेजी बोलता है, क्या राजू अंग्रेजी बोलता है, तो अब डज लग जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाएगा, डज लग जाएगा। तो डज वसीम स्पीक इंग्लिश? ध्यान रखिएगा, डज के साथ ईएस लगा दिए तो फिर वसीम स्पीक के साथ नहीं लगाना होगा। डज राजू स्पीक इंग्लिश, डज माया स्पीक इंग्लिश। क्लियर? डज सी नो मी। क्लियर? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डज, बाकी सभी जगह डू। ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, ये जो यस नो टाइप अपना क्वेश्चन है उसी में सबसे पहले कोई भी WH वर्ड जो भी रिक्वायर्ड है उसको लगा दीजिए, आपका WH में चेंज हो जाएगा। अब WH व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, विच कुछ भी लगा लीजिए जिसकी भी आपको ज़रूरत है। तो WH प्लस डू या डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब का पहला रूप, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फाइन? इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम चलेंगे, हमारा WH क्वेश्चन बन जाएगा। WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं, उनमें थोड़ा सा विवरण देना पड़ता है, हम यस नो करके केवल आंसर उसका नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करें कि आप क्यों अंग्रेजी सीखते हैं, आप क्यों अंग्रेजी सीखते हैं? तो सबसे पहले WH वर्ड लगाना है,
तो WH वर्ड में क्या है, क्यों आ गया, क्यों को हम इंग्लिश में लिखते हैं वाई, फिर डू या डज लिखना है तो आप सब्जेक्ट है तो आपके साथ डू लगेगा, सब्जेक्ट आएगा तो डू के बाद यू लग जाएगा अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब है सीखना लर्न, एंड तब क्या करेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश। ओके डियर फ्रेंड्स, हियर इट इज क्लियर। देखिए सो इजीली हमने अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। यदि कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में वट एवर हेल्प इज़ पॉसिबल, वट एवर थिंग्स, वट एवर सजेशंस पॉसिबल फ्रॉम माई साइड इज़ फॉर रिमूविंग योर डाउट्स, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप कमेंट्स करिए, आप अपने डाउट्स के लिए कोई भी कमेंट करिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू देयर। और आप क्या करिए कि इस पर थोड़ा सा काम तो करना होगा, कुछ प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो की हेल्प से आप इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करिए, कुछ प्रैक्टिस करिए एंड गेट सिंपल प्रेजेंट टेंस अंडर योर कंट्रोल। सो द मोस्ट important thing, if you like this video, please subscribe this channel, like the video, share it. So thanks, bye.